सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे चीन के एक मौसम संबंधी प्रोग्राम के विषय में, जिस प्रोग्राम के माध्यम से चीन अब मौसम को भी नियंत्रित कर सकेगा। तो समझेंगे कि चीन का एक प्रोग्राम क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, इस प्रोग्राम के संदर्भ में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की क्या चिंताएं हैं। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे नेपाल के विषय में और समझेंगे नेपाल यह क्यों चाहता है कि फिर से उसके यहाँ राजशाही शासन पद्धति को लाया जाए, फिर से नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में कन्वर्ट किया जाए। आइए हम इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चीन के मौसम संबंधी प्रोग्राम पर। हम प्रोग्राम को समझें उससे पहले इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखिए। इस मैप को अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो चाइना का जो बॉर्डर है वह लगता है वियतनाम के साथ, और वियतनाम के साथ साथ जो लाओस, और साथ ही साथ जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो आप जो है कि भारत तक पहुंच जाएंगे। तो यह जो चीन से लगे हुए क्षेत्र हैं, इनका जो बैकग्राउंड है, एक दूसरे का जो इतिहास है वह काफी जटिल रहा है। तो यह जो पूरा मैप है इसका बार बार यूज होगा, इसलिए थोड़ा सा इसको देख लीजिए। अगर आप खासकर वियतनाम को देखिए तो वियतनाम को अगर आप देख पा रहे होंगे तो नॉर्थ और साउथ इसका विस्तार काफी ज्यादा है। वियतनाम से लगे हुए जो देश हैं, कंबोडिया है, लाओस है, और उत्तर में जो चाइना को आप देख पा रहे हैं, इनका जिक्र आगे बार बार आने वाला है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब उसके बाद इस इमेज को देखिए जिसमें कुछ टेक्स्ट दिखाया गया है। इस टेक्स्ट को समझने के लिए आप थोड़ा सा आंख बंद कीजिए और मैं जो विजुअलाइज करवाना चाहता हूं उसको कीजिए। आंख बंद करने का मतलब यह है कि जो मैं सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं उसको आप सोचिए। गर्मी का समय है और गर्मी का समय मान लेते हैं अगस्त का। तो अगस्त का जब गर्मी का समय है तो आपने देखा होगा कि आप जब बाहर जाते हैं तो आपके शरीर में चिपचिपापन महसूस होता है, या कई बार आपको कमरे के अंदर भी चिपचिपापन महसूस होता है। तो आप क्या भविष्यवाणी करते हैं? हो सकता है बारिश हो। और बारिश होने की भविष्यवाणी आप क्यों करते हैं? क्योंकि आपको चारों तरफ उमस महसूस होती है। तो चारों तरफ जो वातावरण में अगस्त के माह में जो उमस है, उसका मतलब क्या है कि जो हमारे चारों तरफ हवा है, उस हवा में आर्द्रता की मात्रा ज्यादा है। अब आर्द्रता जो आई होगी कहां से आई होगी? बाष्पीकरण से। आसान शब्दों में, जब गर्मी ज्यादा पड़ती है, अगस्त के माह की हम अगर बात कर रहे हैं, ज्यादा इधर उधर ना जाते हुए, तो अगस्त का माह है, गर्मी पड़ी, उससे बाष्पीकरण हुआ। उस बाष्पीकरण से जो है कि जो नमी हवा में आई, और इस हवा ने क्या किया? पूरे वातावरण में नमी क्रिएट किया, जिसको हम आर्द्रता कहते हैं। अब यही जो आर्द्रता है, यही जो नमी है, जैसे जैसे ऊपर जाती है बादलों का निर्माण करती है, और इन्हीं बादलों से क्या होती है? वर्षा होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? वर्षा की क्रिया कहते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा एक चीज और ध्यान दीजिए कि जो नमी वाष्प के रूप में जब ऊपर जाती है तो क्या होती है? हमको पता है कि जैसे जैसे सरफेस से हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? क्षोभ मंडल में टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। तो जो टेम्परेचर कम होने का मतलब है कि जब वायु जो कि गर्म थी, जिसका वाष्पीकरण हुआ, जिसमें नमी है, जब ऊपर जाएगी तो ठंडी होती है। तो आपको पता है कि जब कोई गर्म वायु क्या होगा? ठंडी होगी, तो उससे क्या होगा? संघनन की क्रिया होती है, जल की बूंदें बनती है। अर्थात जो बाष्पीकरण, जो नमी, जो उमस आपको महसूस हो रही है, यही नमी तो ऊपर जाकर बादलों का निर्माण करती है, और इन्हीं के बादलों का जो पानी है, जब वो संघनित होता है, जल के बूंदों में कन्वर्ट होता है, तो क्या होता है? जल की बूंदें जब सतह पर गिरती हैं तो इसको कहते हैं वर्षा का होना। इस पूरी प्रक्रिया में क्या हुआ? इस पूरी प्रक्रिया में यह हुआ कि बाष्पीकरण ऊपर गया, ठंडा हुआ, और ठंडा होकर संघनन हुआ, और संघनन होकर वर्षा हो गया। अब इसको एक व्यवहारिक एग्जांपल से समझाता हूं, जिसको आप अभी भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास कांच का गिलास है तो उस कांच को गिलास को आप किसी भी टेबल पर रख दीजिए, किसी भी सरफेस पर रख दीजिए। अब क्या करिए? अपने फ्रिज से क्या करिए? कोल्ड ड्रिंक निकालिए ठंडी, और उसको डालिए। तो आप देखेंगे कि कांच के जो बाहर क्या होगा? आपको कुछ जल की बूंदें दिखाई देंगी। ये जल की बूंदें क्या थी? जो हवा ग्लास
किसके संपर्क में बाहर से थी, वह क्या हुआ, जैसे ही उसको एक ठंडा सरफेस मिला जो कि कोल्ड ड्रिंक के डालने से वह जो कांच का लेयर है पूरा गिलास का वह ठंडा हो गया। तो कांच की ठंडी सतह के संपर्क में जैसे ही हवा आई उसमें जो नमी थी वह नमी क्या हो गई, जल में कन्वर्ट हो गई। और यह जो जल में कन्वर्ट हो गई, ठीक इसी तरह से वायुमंडल की जो नमी ऊपर जाती है तो टेम्परेचर जब कम होता है तो वो भी क्या हो जाती है, जल के बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को बोलते हैं संघनन की क्रिया। तो जैसे कोल्ड ड्रिंक के जो गिलास थी, जैसे ही आपने उसमें कोल्ड ड्रिंक डाला तो सरफेस के ठंडा होने से उससे गिलास से लगी हुई जो हवा में नमी थी वह जल के रूप में कन्वर्ट हो गई। ठीक यही प्रक्रिया अभी हम लोग अपनाते हैं और इसको कहते हैं क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग को अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं और फिर मैं बताऊंगा कि दरअसल ये इमेज कहती क्या है। क्लाउड सीडिंग को समझिए। क्लाउड सीडिंग से तात्पर्य बादलों में उन परिस्थितियों को उत्पन्न करने से है जिसमें बादलों से हम इच्छा अनुसार वर्षा करवा सकते हैं। क्लाउड का मतलब क्या है, बादल, और सीडिंग का मतलब है कि उसमें कुछ डालना, बीजारोपण करना। तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हवा में संघनन की क्रिया करवाते हैं। वर्षा के नाभिकों की उपस्थिति को हम डालते हैं। वर्षा के नाभिक का मतलब है कि आपने देखा होगा जो जल की बूंदें हैं वह क्या होती हैं, एकदम गोल सी होती है, थोड़ी सी लंबे आकार की होती है। उनका भी तो एक केंद्र है ना, उस केंद्र के चारों ओर क्या हुआ है, जल एकत्रित हुआ है, तो इन्हीं को बोलते हैं जल के नाभ। और इसके ही माध्यम से, क्लाउड सीडिंग के माध्यम से हम बादलों में होने वाली जो सूक्ष्म प्रक्रिया है, सूक्ष्म प्रक्रिया का मतलब कि जब बादल है तो बादल से कैसे जल की बूंदें बनेंगी, इसको भी हम क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। यह जो पूरा क्लाउड सीडिंग है, इसको बस ये समझ लीजिए कि जो बादल है उस बादल को अपने अनुसार चेंज करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं क्लाउड सीडिंग। बताऊंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। अमेरिकी मौसम वैज्ञानिक विंसेंट जोसेफ शेफर, जो कि एक अमेरिका के एक जो है कि केमिस्ट्री के जानकार थे, मौसम वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका जो है कि आविष्कार किया था। और आविष्कार किया गया था नवंबर 1946 में, अर्थात 1946 में। वर्षा के लिए आपको पता है संघनन का होना आवश्यक है, और संघनन तभी होगा जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो। और इसके लिए क्या होता है, वायुमंडल में हम सिल्वर आयोडाइड का या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का बादलों में छिड़काव करते। अब फिर से इस इमेज को देखिए जिसको मैंने आपके लिए डिजाइन किया। इस इमेज को देखिए, यह बादल है। अब बादल में नमी है लेकिन इतनी नमी नहीं है कि वर्षा करवा दे। तो हम क्या करते हैं, एक हमने विमान लिया, इस विमान में हमने क्या किया, कुछ ऐसा मैकेनिज्म अपनाया कि हम विमान को ऊपर ले जाएं और इस विमान से सिल्वर आयोडाइड के कण इसमें क्या करें, बादल में डाल दें। जो सिल्वर आयोडाइड के कण होते हैं काफी ठंडा होते हैं, तो इसके वजह से ये जो बादल है इसका अपना एक टेम्परेचर है, लेकिन जब इसके टेम्परेचर को हम कम कर देंगे तो कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी, वही प्रक्रिया जो हमने कोल्ड ड्रिंक के गिलास के संदर्भ में देखी। पहले तो उस गिलास के चारों ओर तरफ जो हवा थी वो तो हवा के रूप में थी, लेकिन जैसे ही हमने कोल्ड ड्रिंक डाला, सरफेस ठंडी हुई, उसके संपर्क में आने वाली हवा क्या में जो नमी थी वह क्या हुआ, जल के रूप में कन्वर्ट हो गया। ठीक यही प्रक्रिया हम क्या करते हैं, सिल्वर आयोडाइड और उसके जुड़े कुछ और रसायन हम जब बादल में डाल देते हैं तो इससे क्या होता है कि जो संघनन की क्रिया है वह तेज हो जाती है। और संघनन की क्रिया जब कंप्लीट हो जाएगी तो यह बादल क्या होंगे, जल की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएंगे और वर्षा होने लगेगी। अर्थात अगर वायुमंडल में नमी कम है तो आपने कई बार सुना होगा कि जब सूखे की अवस्था होती है तो कहा जाता है कि क्यों ना हम क्लाउड सीडिंग करवा दें, हम आर्टिफिशियल रेन करवा दें। इसी को बोला जाता है आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल इसमें क्या है कि बादल का जो टेम्परेचर है, जो उसमें संघनन अभी नहीं हो पा रहा, आप उसका संघनन करवा दीजिए, और जब संघनन करवा देंगे तो क्या होगा, वर्षा होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि हमने बताया, सिल्वर आयोडाइड या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बादलों में छिड़का जाता है। इस प्रकार के विमानों में सिल्वर आयोडाइड के बर्नर या जनरेटर लगे होते हैं, जो मैंने आपको अभी दिखाया एक विमान, जिसमें सिल्वर आयोडाइड का घोल होता है और यह घोल भरा गया होता है, और इसको ऊपर ले जाकर हम क्या करते हैं, बादलों में छिड़कते हैं। और जब हम इसको छिड़कते हैं तो हमें यह प्रयास करना होता है कि हम इसको वहां पर छिड़कें जहां पर बारिश करा सकने में सक्षम है। जैसे मान लेते हैं कि हवा की जो डायरेक्शन है, आपको लगता है कि
कोई हवा जो है कि पूरब पश्चिम की ओर चल रही, तो आप ऐसे जगह पे पहले थोड़ा सा अपने घर से दूर जाकर उसको करेंगे, इस क्लाउड सीडिंग करेंगे, जिससे उन बादलों में नमी आप वहां पर छोड़ें और आपके घर तक आते आते क्या कर दें, वर्षा कर दें। इसी कारण जो है कि जो हवा के विपरीत दिशा में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे आगे चलकर ये वर्षा करवा दें। अब जब हम क्लाउड सीडिंग का प्रयोग करते हैं तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया और नमक के कणों का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः हम कैल्शियम क्लोराइड तक ही सुनकर रह जाते हैं, लेकिन इन रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है। इस तकनीकी का प्रयोग वर्षा करवाने के लिए हम कर सकते हैं, किसी स्थान पर वर्षा होने से रोकने के लिए भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपको लगा कि आपके गांव में अगर अब वर्षा हुई तो काफी दिक्कत होगा, हवा का जो रुख है वह क्या है, आपके गांव की ओर है और बादलों में क्या है, नमी है। तो आप क्या करिए, आप अपने जो है कि एक ऐसा ही विमान लीजिए और इसमें सिल्वर आयोडाइड के कण लीजिए या जो भी आर्टिफिशियल जो मैंने केमिकल बताया उनको लीजिए और आप अपने घर से उधर जाइए जिधर से हवा आ रही, थोड़ा दूर चल कर जाइए और कुछ दूर जाकर अब उन बादलों में क्या करिए, इनका छिड़काव कर दीजिए। तो क्या होगा कि यह जो बादल हैं जो आपकी तरफ चलकर आ रहे हैं वो पहले ही वर्षा कर देंगे। क्यों पहले वर्षा कर देंगे? क्योंकि उनका टेम्परेचर आपने कम कर दिया, संघनन उनका हो जाएगा, वर्षा हो जाएगी और जब वर्षा हो जाएगी तब तक हवा जब तक आप तक पहुंचेगी, आपके घर गांव तक पहुंचेगी, तब तक वो शुष्क हो चुकी होगी। तो इस तरह से क्या हुआ कि आपके यहां जो वर्षा होनी थी उसको क्या किया गया, रोक दिया गया। तो इसका प्रयोग वर्षा रोकने के लिए भी संदर्भ में किया जा सकता है। अर्थात किसी और बादल बढ़ रहे हैं लेकिन आपको लगता है यहां पे बारिश नहीं करवानी, तो पहले ही क्या करिए, उनसे वर्षा करवा दीजिए। तो इससे क्या होगा, वहां पे वर्षा नहीं होगी। इसके माध्यम से कोहरा हटाया जा सकता है। स्वाभाविक है, अगर कोहरा ज्यादा है, धुंध है, कालिक है, जैसे दीपावली के संदर्भ में आपने देखा होगा दिल्ली एनसीआर में कई बार यह चर्चा में बना रहता है कि जब एकदम कालापन छा जाता है तो कहा जाता है कि क्यों ना हम क्लाउड सीडिंग करके वर्षा करवा दें, जिससे वर्षा होगी तो जितना धूल है, जितनी भी अशुद्धियां क्या होगी, सरफेस पे बैठ जाएंगी। वर्ष 2018 में 29वें बीजिंग ओलंपिक के दौरान चीन ने क्लाउड सीडिंग के जरिए यहां होने वाली वर्षा को टाला था। अर्थात उसने क्या किया, जो हवाएं बीजिंग की ओर बढ़ रही थी उन थोड़ा सा उन बीजिंग से पहले ही उसने क्या किया, 21 जगहों पर क्लाउड सीडिंग करके वहां पर जो हवा आ रही थी उनको क्या कर दिया, पहले ही उनसे वर्षा करवा दिया। तो हवाएं तो आई लेकिन उसमें वर्षा वो करवाई थी, पहले ही उनसे वर्षा करवा लिया गया था, तो नमी उनसे नहीं थी और इस वजह से जहां पे ओलंपिक करवाया जाना था वहां पे वर्षा नहीं हुई और इसकी वजह से चीन ने काफी जो है कि भाई बटोरा था। तो ये तो हुआ क्लाउड सीडिंग। अब प्रश्न आएगा कि आखिर यह जो पूरा मुद्दा है क्लाउड सीडिंग और चीन के मौसम का, ये किसका क्या संबंध है। तो फिर से एक चीज समझिए, फिर मैं आपको बताऊंगा अभी क्या हो रहा है। ये इसलिए समझना है ताकि आप गंभीरता को समझ सकें। समय है 1967 से लेकर 1972 का और यह जो समय है एक युद्ध लड़ा जा रहा है जिसका नाम है वियतनाम युद्ध। और इस युद्ध में क्या है, अमेरिका है और अमेरिका जो है कि इस युद्ध में फंस चुका है। जब अमेरिका इस युद्ध में फंस चुका था तो वह यह चाहता था कि किसी भी तरह से वह इसमें विजय हासिल करे। अगर आप इस समय को थोड़ा ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपको पता चलेगा ये कोल्ड वॉर का फेज है और कोल्ड वॉर के फेज में अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता था और युद्ध ना हारने के लिए वो क्या करेगा, वो किसी भी हद तक जाएगा और किसी भी हद तक जाने के लिए वो क्या करेगा, उसके पास जो भी विकल्प है उसको अपनाएगा। तो जो आपका वियतनाम का युद्ध हो रहा था, इस युद्ध में क्या हो रहा था कि जो मैंने वियतनाम को आपको मैप दिखाया तो एक तरफ चीनी जनवादी गणराज्य और अन्य साम्यवादी देश जो है कि उत्तरी जो वियतनाम का क्षेत्र था उसका समर्थन कर रहे थे, अर्थात उत्तरी वियतनाम की सेना का समर्थन कर रहे थे और दूसरी तरफ था दक्षिणी वियतनाम की सेना और दक्षिणी वियतनाम की सेना के समर्थन में अमेरिकी सेना। फिर से एक बार मैप दिखा देता हूं मैं, थोड़ा सा इस मैप को देख लीजिए। अब देखिए ये पूरा जो वियतनाम का मैप देख रहे हैं तो उत्तर और दक्षिणी जो वियतनाम वाला क्षेत्र था इसी को लेकर संघर्ष था। मैं वियतनाम के युद्ध पर नहीं जाऊंगा, टॉपिक बहुत अलग हो जाएगा। बस यहां पर ये समझिए कि यहां पर हुआ क्या था इस टॉपिक से रिलेटेड।
तो हुआ क्या था कि यहाँ पर संघर्ष चल रहा था और लाओस का, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये क्या कर रहा था, उत्तरी वियतनाम का सहयोग कर रहा था। और इसके वजह से जब यह लाओस क्या करेगा, वियतनाम का सहयोग करेगा, तो अमेरिका के जो है कि गुस्से का तो इसको भी शिकार होना पड़ेगा। तो इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि वियतनाम के युद्ध में लाओस को भी काफी दिक्कतें हुई थी। ये जो वियतनाम का पूरा क्षेत्र था, यहाँ पे घने जंगल थे, पहाड़ी घाटी क्षेत्र थे और अमेरिकी सेना यहाँ के क्लाइमेट के लिए अनुकूल नहीं थे। और यहाँ के जो लड़ाके थे वो गोरिल्ला युद्ध में, अर्थात आए, मारा पीटा और जो है कि जंगलों में पेड़ों पर चढ़कर फरार हो गए, इस युद्ध में काफी निपुण थे। तो अमेरिकी सेना ने इनके लिए एक रास्ता निकाला। उसने कहा कि वह क्या करेगा कि जो उत्तरी जो वियतनाम का क्षेत्र है, यहां पर उसने कहा कि हम सैन्य क्लाउड सीडिंग करवाते हैं। सैन्य क्लाउड सीडिंग, सब ध्यान दीजिएगा, क्लाउड सीडिंग आपने समझ ली। सैन्य क्लाउड मतलब कि ऐसा क्लाउड सीडिंग जो सेना के द्वारा सेना के उद्देश्यों के लिए किया जाए। और उद्देश्य क्या रखा गया कि वो जो उत्तरी वियतनाम का क्षेत्र है, इसमें हम क्या करेंगे, क्लाउड सीडिंग कर लेंगे। जब क्लाउड सीडिंग करेंगे तो यहां पर क्या होगा, वर्षा बहुत ज्यादा हो जाएगी। वर्षा जब हो जाएगी तो इस समय कब सा है, 1960 का 70 का डिकेड है। उस समय आपको पता, सड़कें बहुत अच्छी यहां पर भी नहीं थी। तो इसके वजह से क्या हुआ, यह माना गया कि जब हम वर्षा ज्यादा करवाएंगे तो हर जगह दलदली क्षेत्र हो जाएगा। यहां पर जो है कि जितने तालाब हैं, नदियां हैं, सब में पानी ज्यादा हो जाएगा। तो इसके वजह से क्या होगा कि जो गोरिल्ला युद्ध में ये लोग लड़ पाते हैं, जो इनको सैन्य आपूर्ति उत्तरी वियतनाम के सेना को हो पाती है, कट जाए। तो कुल मिलाकर सैन्य उद्देश्यों के लिए क्लाउड सीडिंग का सहारा लिया गया। और जब क्लाउड सीडिंग का सहारा लिया गया तो इसी को बोला जाता है सैन्य क्लाउडिंग। तो जो सैन्य क्लाउड सीडिंग का ये पूरा प्रक्रिया है, इसको अपनाया किसने था, अमेरिका ने। और अमेरिका ने जो यह क्लाउड सीडिंग, सैन्य क्लाउड सीडिंग वियतनाम में किया था, इसको एक नाम दिया था ऑपरेशन पोपोए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए ऑपरेशन पोपोए क्या था, तो ये क्या था, क्लाउड सीडिंग का एक प्रोग्राम था जो अमेरिका ने अपनाया था उत्तरी वियतनाम के खिलाफ। और यह जो गुप्त ऑपरेशन था, लेकिन बाद में सूचनाएं सबके सामने आई। तो सब जब सामने आई तो लोगों को लगा कि ये तो बहुत गलत तरीका है, अमेरिका तो एक गलत डायरेक्शन बढ़ रहा है और अमेरिका के साथ अन्य देश भी ऐसा ही कर सकते हैं। तो इसे गंभीरता से लेते हुए वर्ष 1977 में एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया। इस संधि का नाम है इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन कन्वेंशन। इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन अर्थात इन्वायरमेंट को आप मॉडिफिकेट जो करते हैं उसके लिए कन्वेंशन किया गया। कन्वेंशन किया गया जिनेवा में, और इसमें यह स्पष्ट किया गया कि पर्यावरणीय बदलाव जो तकनीक है उसका प्रयोग इस तरह से नहीं किया जाएगा कि पर्यावरण पर निगेटिव इंपैक्ट पड़े, इसका सैन्य उपयोग हो पाए, जैसा कि अमेरिका ने किया था। ये जो जिनेवा में संधि हुई, यह जो है कि 1978 में प्रभावी हो गई और 1977 में हस्ताक्षर के लिए ओपन की गई, 78 में प्रभावी हो गई। लगभग इस पर 20 देशों ने इसको रेटिफाई कर लिया है। इसके पार्टीज की संख्या 78 है और लगभग 48 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया है। तो प्रश्न आएगा कि सैन्य क्लाउड जो है कि सैन्य क्लाउड सीडिंग और क्लाउड सीडिंग का हमारे टॉपिक से क्या, तो दरअसल यही कार्य अब क्या कर रहा है, चीन कर रहा है। चीन लंबे समय से एक प्रयोगात्मक वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम पर काम कर रहा है। सब ध्यान दीजिए, वेदर अर्थात मौसम, मॉडिफिकेशन मतलब परिवर्तन करना, और इसका प्रोग्राम जिसके विषय में अभी हाल में क्या है सूचना आई है। वेदर मॉडिफिकेशन से तात्पर्य कृत्रिम वर्षा की तरह से, कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से जो प्राकृतिक मौसमी प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे वर्षा का होना, हवाओं का चलना, उनमें आप नमी का धारित करना, उनको परिवर्तित करके प्राकृतिक जो घटनाएं हैं उनको अपने हिसाब से ढालने का हस्तक्षेप करना ही, मानवीय हस्तक्षेप करना ही क्या है, जो है कि वेदर मॉडिफिकेशन। आसान शब्दों में कि आपके यहाँ का कोई जो मौसम है उस मौसम में आप क्या करें, अपने हिसाब से वर्षा करवाएं, अपने हिसाब से शुष्कता क्रिएट करें, तो इसी को कहेंगे वेदर मॉडिफिकेशन। और जो वेदर मॉडिफिकेशन है ये ठीक नहीं माना जाता। इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि आप एक जगह की हवा के साथ अगर छेड़छाड़ करते हैं, वही हवा आगे बढ़कर बादलों का निर्माण करती, किसी दूसरे क्षेत्र के लिए वर्षा करवाती, वहां पर वह जल की आपूर्ति करती, नदियों के लिए भूमिगत जल का प्रबंध करती, कृषि के लिए उपयोगी होती। मान लेते हैं, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि जो तिब्बत के पठार से आने वाली हवाएं हैं, उन हवाओं को अगर क्या करें, उसमें जो नमी है चाइना कंट्रोल कर
चले तो क्या होगा, उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। आप कहेंगे हमारे यहाँ की जो वर्षा है वो तो मानसूनी वर्षा है, मैं भी समझता हूँ मानसूनी वर्षा है, लेकिन बावजूद इसके बर्फबारी से लेकर हर चीज प्रकृति की इन्हीं क्रियाओं से तो क्या होती है, रेगुलेट होती है। इसलिए अगर इसमें कोई परिवर्तन किया जाता है तो ये काफी निगेटिव हो सकता है, काफी घातक हो सकता है, और चीन ऐसा ही करने का क्या कर रहा, प्रयास कर रहा है। चीन का ये वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम चीन के लगभग 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा, जो भारत के क्षेत्रफल के लगभग 1.5 गुना है। चीन के स्टेट काउंसिल के एक बयान के अनुसार चीन का यह प्रोग्राम 2025 तक अस्तित्व में आ सकता है। चीन ने अपने बयान में कहा है कि उसका यह कार्यक्रम आपदा राहत, कृषि उत्पादन, जंगल और घास के मैदान में लगने वाली आग को रोकने, सूखा और अतिवृष्टि को रोकने, बाढ़ को नियंत्रित करने जैसे उपायों के लिए उपयोगी हो। कुल मिलाकर जिस तरह से वियतनाम के संदर्भ में अमेरिका ने किया था, तो आने वाले समय में वह चाइना क्या कर सकता है, अन्य देशों के संदर्भ में कर सकता है। कैसे कर सकता है, क्योंकि उसने पूरे अपने क्षेत्र के हवाओं पर कंट्रोल कर लिया है, कहां पर कितनी नमी होनी चाहिए, कहां पर नहीं होनी चाहिए, जो हवाएं जा रही हैं उनमें कितनी नमी हम चाहते हैं, कितनी नहीं चाहते हैं। तो इससे क्या होगा, वह डिसाइड कर सकेगा ये हवाएं कहां वर्षा करें, कहां ना करें। तो सोचिए अगर वह डिसाइड कर पाएगा तो कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। कुल मिलाकर जो चाइना का वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम है वह उसके लिए तो भले ही कितना भी अच्छा हो, लेकिन दूसरे देशों के लिए अच्छा नहीं है। कारण यह है कि जब चाइना का प्रोग्राम इतना बड़ा है तो उसका इंपैक्ट भी बड़ा होगा, क्योंकि हवाएं हैं, यही शुष्क हवाएं जब चारों तरफ जाएंगे, जहां जहां जाएंगे वह जैसी उनकी विशेषता है उसी प्रकार का मौसम क्रिएट करेंगे। इसीलिए लोगों का कहना है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। चीन के न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक बीते साल वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम से चीन ने सिंजियांग के पश्चिमी इलाके में जो ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान को 70% कम किया। स्वाभाविक है, ओलावृष्टि को कम करना है तो क्या है, उसमें जो हवा है उसमें नमी कम कर दो तो अपने आप क्या होगा, उसमें जो ओला बनने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, ओलावृष्टि भी क्या होगी, कम होगी। जैसा कि मैंने बताया कि आने वाले समय में यह जो प्रोग्राम है भारत के साथ साथ म्यांमार और अन्य जो देश हैं उन सभी के लिए काफ़ी है जो है कि दुखदाई हो सकता है, चिंताजनक हो सकता है। भारत पर इसका इम्पैक्ट जो है कि पूरे जो हिमालय ग्लेशियर क्षेत्र उस पर पड़ सकता है। इस क्षेत्र में शुष्कता उत्पन्न हो सकती है, और जब शुष्कता उत्पन्न होगी तो जो हमारे यहाँ बर्फ बनने की क्रिया हो कम होगी, बर्फ कम बनेंगे तो नदियों का जल कम होगा, नदियों का जल कम होगा तो ग्राउंड वाटर कम होगा, ग्राउंड वाटर और नदियों में जल कम होगा तो कृषि प्रभावित होगी, और पूरा इस चेन को आप बढ़ाते चलिए, काफी निगेटिव उत्पन्न जो है कि हो सकता है। और आने वाले समय में इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन इसका एक सैन्य हथियार के रूप में प्रयोग ना करे। जैसा कि हमने देखा वियतनाम के संदर्भ में अमेरिका ने किया था, तो हो सकता है कि जो हमारा पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है वहां पर जो है कि चाइना क्या करे, क्लाउड सीडिंग करवा दे, और उधर से आने वाली हवाएं क्या करें, हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो है कि बाढ़ का कारण बन जाए, या फिर वहां की शुष्कता को कम करके वो सूखे की स्थिति क्रिएट कर दे। और अगर वो ऐसा करता है तो क्या होगा, उसके लिए एक सैन्य हथियार कन्वर्ट हो जाएगा। हम पहले से ही जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, घटते जल स्तर और बढ़ती हुई आपदा बारंबारता जैसी चुनौतियों से निपट रहे हैं। ऐसे समय में इस प्रकार के वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम कहीं ना कहीं इससे भारत के साथ साथ जो भी चीन से जुड़े हुए देश है सबके लिए चिंताजनक है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने अपील की है कि इस प्रकार के प्रोग्राम को थोड़ा सा रेगुलेट करने की जरूरत है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। ईसा से लगभग 1000 साल पहले नेपाल छोटे छोटे कुलों में बटा हुआ था। जैसे कबीलों से आपने सुना होगा कुल बनते थे, ठीक, तो कुल मतलब कि कुछ लोगों का एक समूह बटा हुआ था। ये कुल बाद में रियासत के रूप में कन्वर्ट हो गए, अर्थात रजवाड़े बन गए। राजा पृथ्वी नारायण शाह यहाँ के एक राजा हुए 1765 में। इन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, नेपाल की एकता के लिए काम करते हैं। 1765 में इन्होंने कहा कि जितने रजवाड़े हैं सबको मिल जाना चाहिए, एक संगठित नेपाल का निर्माण करना चाहिए। और 1768 में यह इसमें सफल भी हो गए। तो 1768 में ही जब ये सफल हुए तो एक जो है कि आधुनिक नेपाल अस्तित्व में आया, एक संगठित नेपाल अस्तित्व में आया।
जो आधुनिक नेपाल बना 1768 में, वह एक हिंदू राष्ट्र था। ध्यान दीजिएगा, हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी, शासक हिंदू थे, तो इसको मान लिया गया कि यह क्या है, एक हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र की परंपराओं को ही आगे निर्वहित किया गया। नेपाल के अधिकांश आबादी हिंदू थी, जिसके कारण राजा भी हिंदू धर्म से संबंधित थे और इसके लिए राजकीय धर्म को भी हिंदू घोषित किया गया था। हालांकि दूसरे धर्म के लोगों के प्रति यहाँ पर लिबरल पॉलिसी अपनाई गई, कोई दिक्कत नहीं थी। 1768 में राजा पृथ्वी नारायण शाह ने जिस परंपरा अर्थात आधुनिक नेपाल की जिस परंपरा को आगे बढ़ाया, उसमें सत्ता राज परिवार में केंद्रित हो गई, जो कि आगे चलकर वंशानुगत हो गई। अब ये जो राजवंश था, राजवंश के अनुसार सत्ता चलती थी, इसमें आपस में गुटबाजी होती थी, परिवार ही आपस में लड़ते थे। कई बार जो है कि सत्ता जो है कि इस पूरे सत्ता को हासिल करने के लिए परिवार आपस में ही संघर्ष रहता था। 1740 के दशक में नेपाल में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन, ये 17 नहीं 1940 है, तो 1940 के दशक में नेपाल में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन प्रारंभ हुए और राणा जो है कि राज परिवार की तानाशाही की आलोचना की न जाएगी। तो ये जो राणा राज परिवार थे 1740 में यहाँ पर सत्ता में थे, तो इनके खिलाफ बगावत की चीजें आने लगी। समय आगे बढ़ा, 1950 का दशक आया और यहाँ पर जो है कि लोकतंत्र की जो मांग उठ रही थी जो है कि 1940 के दशक में, तो यहाँ पर क्या हुआ, नेपाली कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई गई और उसमें अभी भी सत्ता जो है कि राजा के पास ही थी, लेकिन फिर भी एक सरकार को गठित की गई। लेकिन सत्ता को लेकर क्या हुआ, राजा और जो है कि नेपाली कांग्रेस पार्टी में खींचतान चलती रही और अंततः 1959 में राजा विक्रम शाह ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया, फिर से सत्ता को अपने पास रख लिया। 1989 में फिर से एक बार लोकतंत्र के समर्थन में जन आंदोलन प्रारंभ हुए और इस समय थे राजा वीरेंद्र विक्रम शाह और इन्होंने कहा कि ठीक है, हम इन आंदोलनों के लिए कहते हैं कि हम संवैधानिक सुधार करने के लिए तैयार हो गए और वर्ष 1991 में पहली बार बहुदलीय संसद का यहाँ पर गठन हुआ। 1996 में यहाँ पे माओवादी आंदोलन शुरू हुए, अर्थात 1990 के ही दशक में यहाँ पर माओवाद का भी प्रभाव बढ़ने लगा। समय आगे बढ़ा, 1 जून 2001 का समय आया और नेपाल के राजमहल में सामूहिक हत्याकांड की घटना हुई और इसमें राज परिवार के अधिकांश लोग मारे गए, जो है कि अधिकांश लोग का मतलब बहुत अधिकांश लोग इसमें मारे गए और सत्ता जो है राजा वीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र के पास आ गई। समय क्या है, 2001 का। 2005 में ज्ञानेंद्र ने सरकार को बर्खास्त कर दिया, जो चुनी हुई सरकार थी, जो हमने कहा बहुदलीय सरकार थी, और उस जब बर्खास्त कर दिया तो इसके वजह से जो है कि उन्होंने कहा कि अब सत्ता मेरे पास रहेगी और इन्होंने माओवादियों का जो हिंसक आंदोलन चल रहा था उसको दमन करने का प्रारंभ किया। धीरे धीरे फिर से लोकतंत्र की बातें आई, फिर से राजा को संसद को बहाल करना पड़ा। अर्थात आप देख पा रहे हैं कि कुछ समय से यहाँ पर क्या है, यहाँ की जो सरकार है और यहाँ पे जो राजा है उनमें संघर्ष चल रहा है। समय आता है 28 मई 2008 को और 240 साल से चली आ रही यहाँ की जो राजशाही को उसको समाप्त कर दिया गया। उस समय के जो नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र थे उनको हटा दिया गया और देश को गणतंत्र घोषित कर दिया गया, अर्थात ऐसा देश जहाँ की जनता डिसाइड करेगी शासन कौन करे। और एक बदलाव ये भी किया गया कि नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया, जो कि पहले हिंदू राष्ट्र था। 2008 में यहाँ पर चुनाव हुए और यहाँ पर माओवादियों की जीत मिली और एक संविधान सभा का निर्माण करने की बात उठी। संविधान सभा बनी और संविधान सभा ने एक संविधान का निर्माण करने का प्रयास किया, जिसमें 7 साल का समय लग गया। ये जो 7 साल का समय था, इसमें कई प्रकार के उठापटक जो है कि नेपाल में चलते रहे, लेकिन फिर भी समय आगे बढ़ा। राजशाही को अब जो जनता ने क्या किया था, जिन समस्याओं के समाधान के रूप में समाप्त किया था, तो वर्ष 2008 के बाद जो संविधान सभा बनी, जो यहाँ की सरकारें बनी, वो भी इन जो है कि समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही थी और तो और यहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ा, लोगों का जो विकास से होने वाला फायदा था वो भी रुका। यहाँ पर गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और स्वास्थ्य की जो स्थिति थी पहले से भी क्या होगी, खराब होने लगी और इसके वजह से क्या हुआ, लोगों को लगा कि पहले वाला जो सिस्टम था वही क्या था, ठीक था। नेपाल के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू आबादी यहाँ पर 81.3% है। बौद्ध धर्म को मानने वाले लगभग 9% लोग हैं, इस्लाम को धर्म को मानने वाले लगभग 4.4%। तो हाल ही में क्या हुआ है, नेपाल में जो है कि लंबे समय से ये मांग की जा रही, लंबे समय से मतलब पिछले 4-5 सालों से ये मांग की जा रही है कि क्यों ना नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए और जो संविधान राजतंत्र था
उसको हम संवैधानिक राजतंत्र में बना लें, क्योंकि जिस व्यवस्था से हम दुखी होकर हम दूसरी व्यवस्था लेकर आए थे, डेमोक्रेसी की जो व्यवस्था लेकर आए थे, वो ठीक नहीं है और चीज़ें क्या हो जा रही हैं, खराब होती जा रही। वर्ष 2010 में ही, अर्थात जब ज्ञानेंद्र को, जो कि वहाँ के राजा थे, उनको हटाया गया था 2008 में, उसके 2 वर्ष बाद ही वर्ष 2010 में ज्ञानेंद्र कहा था कि नेपाल में सदियों से चले आ रहे राजतंत्र को फिर से बहाल किए जाने की उम्मीद है। यहाँ पर वर्ष 2017 में कई आंदोलन हुए और यह कहा गया कि हमारे राष्ट्र को, अर्थात नेपाल को, ये लोग कह रहे हैं कि फिर से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, फिर से राजतंत्र की वकालत की। और इसी के साथ साथ जो है कि यह कहा गया कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हिंसक जो है कि आंदोलन होंगे, लेकिन हिंसक आंदोलन कहीं नहीं हुए। नेपाली कांग्रेस के सदस्य और माओवादी पार्टी के सदस्य एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त हैं और इसलिए सत्ता ही उनके लिए मेन मोटिव है। तो जनता को लगा कि क्यों ना यह जो आपसी जो बंदरबाट मची हुई है, इसको हटाकर फिर से हम क्या करें, वही राजशाही पद्धति को लाएं, और इसके लिए इन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। वर्ष 2019 में फरवरी माह में पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने केपी ओली, जो कि प्रधानमंत्री थे, उनको ज्ञापन देकर यह कहा कि हमारे देश को, अर्थात नेपाल को क्या किया जाए, जो है कि फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और उन्होंने भी कहा कि हमें यह कर लेना चाहिए। पहले इन आंदोलनों में कुछ 100 लोग शामिल होते थे, लेकिन अब जो है कि हजारों की संख्या जुटने लगी है। नेपाल में पिछले ही सप्ताह पोखरा और बुटवाल जैसे कई शहरों में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए और इन आंदोलनों में जो है कि पहले यह कहा जाता था कि किसी व्यक्ति का षड्यंत्र है, कोई एक संगठन है, लेकिन देखते देखते यह क्या है, आंदोलन काफी व्यापक रूप धारण करता जा रहा है। इसमें जो शामिल हो रहे लोग हैं, उनका मानना है कि अब हम फिर से हमें क्या करना चाहिए, इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए और साथ ही साथ फिर से राजसत्ता को लाना चाहिए। उनका ये नहीं कहना है कि राजसत्ता सबसे अच्छा है, उनका कहना है कि डेमोक्रेसी ठीक है, हमें इस पर भरोसा है, इसी के कारण हमने राजसत्ता को हटाया था। लेकिन अब ये जो पद्धति है, जो शासन है, जो बंदरबाट मची हुई है नेपाल में, इससे अच्छी वही चीज़ थी, तो उसी को दोबारा क्या किया, लाया जाए। वर्ष 2017 में चूंकि यहाँ पर चुनाव हुआ था, तो CPN UML और CPN माओवादी दल के संयुक्त गठबंधन की सरकार को स्पष्ट जनादेश मिला था। लेकिन ये जो सरकार है, ये आपस में ही क्या है, लड़ने में व्यस्त है। इसके वजह से जो बेसिक नीड्स की चीजें हैं, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और इसी के कारण हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर मांग कर रहे हैं कि फिर से संवैधानिक राजतंत्र को लाया जाए, फिर से हिंदू राष्ट्र के रूप में इसको दिया जाए। यहाँ के एक बड़े वर्ग का मानना है कि सरकार को एक जनमत संग्रह करवाना चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि आखिर कितने लोग ये चाहते हैं कि पुरानी व्यवस्था को कायम किया जाए। तो अगर यहाँ पर जनमत संग्रह होता है तो मैं उस पर अपडेट डालूंगा। आई होप आप पूरा समझ पाए होंगे कि आखिर नेपाल क्यों चाहता है कि फिर से उसी व्यवस्था को लाया जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।